नमस्कार और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, अगर कोई जापानी भाषा सीख रहा है और जापानी में प्लान्स बनाना चाहता है तो सबसे पहली सीढ़ी है कैलेंडर को समझना। किसी से मिलने का वक्त तय करना हो या कोई टिकट बुक करनी हो, तारीखें तो बतानी ही पड़ेंगी, है ना। तो आज इसी जापानी कैलेंडर के पूरे कोड को क्रैक किया जाएगा ताकि तारीखें बताना बिल्कुल बच्चों का खेल लगे। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल उठता है, जब जापानी गिनती सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? 1, 2, 3, यानी इची, नी और सान। ठीक, तो इसी हिसाब से महीने के पहले, दूसरे और तीसरे दिन को क्या कहना चाहिए? कोई भी नया सीखने वाला सबसे पहले यही अनुमान लगाता है। तो क्या ये इची नीची, नी नीची और सान नीची होगा? बिल्कुल नहीं, ये एकदम गलत है। और सच कहें तो यही वो जाल है जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन इस सीधे साधे नियम को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इसीलिए ये विश्लेषण इतना जरूरी है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, इसे बिल्कुल आसान टुकड़ों में बांटा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। सबसे पहले एक आसान शुरुआत करेंगे सप्ताह के दिनों के साथ। फिर महीने के स्टैंडर्ड नियम को समझेंगे। उसके बाद उन अपवादों यानी एक्सेप्शंस में महारत हासिल करेंगे जो थोड़ा परेशान करते हैं। और आखिर में एक अल्टीमेट चीट शीट मिलेगी जो सब कुछ समेट देगी। भाग 1, सप्ताह के दिन, यानी एक बहुत ही आसान सी शुरुआत। यहां से लय बनाना शुरू करते हैं। जापानी में हफ्ते के दिन याद रखना सच में बहुत आसान है। इसका एक परफेक्ट और शानदार 2 स्टेप वाला फॉर्मूला है। पहला स्टेप, हर दिन के लिए एक खास रूट यानी मूल शब्द को पकड़ना, और दूसरा स्टेप, बस उसी रूट वर्ड के आखिर में योबी जोड़ देना। बस इतना ही आसान है। तो चलिए उन 7 मूल शब्दों को देखते हैं जो पूरे हफ्ते की नींव हैं। ये हैं गेत्सु, का, सुई, मोकु, किन, दो और नीची। एक बार फिर से इस लय को पकड़ते हैं। गेत्सु, का, सुई, मोकु, किन, दो, नीची। ये मानो कैलेंडर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब आते हैं फॉर्मूले के दूसरे हिस्से पर, वो है योबी। इसका सीधा सा मतलब होता है सप्ताह का दिन। ये वो सफिक्स है जो हर एक रूट वर्ड के पीछे जाकर चिपक जाता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये कभी नहीं बदलता, हमेशा ऐसा ही रहता है। चलिए इस फॉर्मूले को असल में काम करते हुए देखते हैं। जैसे सोमवार के लिए हमारा रूट वर्ड है गेत्सु, इसमें योबी जोड़ा और ये बन गया गेत्सु योबी। मंगलवार के लिए का बन गया कायोबी। बुधवार के लिए सुई हो गया सुयोबी। ये पैटर्न हर बार 100% बिल्कुल सटीक बैठता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। भाग 2, महीने का स्टैंडर्ड नियम यानी निची फॉर्मूला। अब बात करते हैं महीने की तारीखों की। यहां जो शब्द एक एंकर का काम करता है वो है निची। निची का मतलब होता है दिन। ये वो प्रत्यय है जो महीने के ज्यादातर दिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां सबसे काम की बात यह है कि महीने के ज्यादातर दिनों के लिए नियम बहुत ही सीधा है। बस कोई भी नॉर्मल जापानी नंबर उठाइए जो पहले से पता हो और उसके आखिर में नीची लगा दीजिए। ये एक आसान सा नियम कैलेंडर की आधी से ज्यादा पहेली चुटकियों में सुलझा देता है। चलिए इस नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे नंबर 11 को जापानी में जुइची कहते हैं, राइट? तो महीने की 11 तारीख हो गई जुइची नीची। उसी तरह 12 है ज्यूनी, तो 12 तारीख हो गई ज्यूनी नीची। महीने के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए ये नियम बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, जो कि हम सब के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। भाग 3, अपवादों में महारत हासिल करना। सच कहें तो यही वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। अब यहां ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर उच्चारण में सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। महीने की 4थी तारीख को कहते हैं योक्का, जहां ओ का साउंड बहुत छोटा होता है। लेकिन 8वीं तारीख है योका, जिसमें ओ को थोड़ा लंबा खींचा जाता है। योका और योका, इस छोटे से अंतर को पकड़ना सच में बहुत जरूरी है। अब एक सच्चाई को सीधे सीधे स्वीकार कर लेना चाहिए। महीने का पहला हिस्सा यानी 1 से लेकर 10 तारीख तक पूरी तरह से स्पेशल है। यहां वो नीची वाला सीधा साधा नियम बिल्कुल काम नहीं आता। इन्हें तो बस याद ही करना पड़ेगा, कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो चलिए एक बार पहले 8 दिनों के उच्चारण को कानों में बसा लेते हैं। पहली तारीख है सुईताची, दूसरी फुत्सुका, तीसरी मिक्का, चौथी योक्का, 5वीं इत्सुका, 6ठी मुइका, 7वीं नानोका और 8वीं योका।
माना कि ये थोड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन आगे एक बहुत ही कमाल की ट्रिक आने वाली है। अब जरा पूरा फोकस नंबर 9 पर करते हैं। ये याद रखने में थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन रट्टा मारने के बजाय इसे एक बहुत ही मजेदार तरीके से दिमाग में बैठाया जा सकता है। जरा एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। क्या नंबर 9 किसी पेड़ पर लटके हुए नारियल यानी कोकोनट जैसा नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है। तो बस जब भी 9 तारीख आए, कोकोनट्स के बारे में सोचना है और शब्द याद आ जाएगा कोकोनू का। सुनने में भले ही ये थोड़ा अजीब या फनी लगे, लेकिन यकीन मानिए ये विजुअल ट्रिक दिमाग में फेविकॉल की तरह चिपक जाती है। उन पहले 10 दिनों की लिस्ट को पूरा करते हैं। 10 तारीख को तोका कहा जाता है। इसके अलावा एक और ऐसा दिन है जिसका नाम पूरी तरह से अलग है, और वो है 20वीं तारीख। इसे कहते हैं हत्सुका। तो हत्सुका को भी इसी स्पेशल लिस्ट में रखना होगा। और ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि भाषा में चीज़ें कैसे रिसाइकल होती हैं। 14वीं और 24वीं तारीख के लिए कुछ नया नहीं सीखना है। ये बस 4 तारीख वाले शब्द योक्का को ही दोबारा इस्तेमाल करते हैं। 14वीं है जू योक्का और 24वीं है नीजू योक्का। यहाँ बस पुराने शब्दों को ही नए तरीके से जोड़ा जा रहा है, तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना दिखता है। भाग 4 अल्टीमेट चीट शीट। ये रही पूरी गाइड एक ही जगह पर। ये है वो असली मास्टर लिस्ट जिसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। यहाँ सारे स्पेशल दिन एक ही जगह पर हैं। पहले 10 दिन और साथ में 14वीं, 20वीं और 24वीं तारीख। बस इन इरेगुलर दिनों को याद रख लिया तो बाकी किसी भी तारीख के लिए सिर्फ नंबर में नीचे जोड़ना है। यही वो इकलौती चाबी है जो पूरे कैलेंडर को खोल देती है। अब ये सारी जानकारी दिमाग में तभी बैठेगी जब इसका आज ही इस्तेमाल किया जाए। तो इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस नए सिस्टम का इस्तेमाल करके सबसे पहले किस तारीख को जापानी में बोला जाएगा? किसी दोस्त का जन्मदिन, अगली छुट्टी या फिर आज की ही तारीख? चलिए अभ्यास शुरू किया जाए।